तो आज के लेक्चर में जो है हम डिफेक्ट फॉर्मेशन और रिएक्शन इक्वेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम डिफेक्ट फॉर्मेशन एंड रिएक्शन इक्वेशंस। तो डिफेक्ट्स जो हैं इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम डिफेक्ट्स आमतौर पर जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो डिफेक्ट्स को इग्नोर किया जाता है। बट डिफेक्ट्स को जो है वो चूंकि इम्पोर्टेंट है किसी भी मटेरियल को जो है वो डिस्क्राइब करने में, तो डिफेक्ट्स की फॉर्मेशन को रिएक्शन इक्वेशन में मेंशन करना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। So defects are introduced in a solid to modify its physical or chemical properties. Normally, when we write chemical equations, then we ignore defects in the balance of equations. So defects formation जो है उनको include किया जा सकता है. Defect formation can be included by writing chemical equations. तो addition and subtraction of atoms जो है इसमें हम देखते हैं कि जब हम किसी जो है वैकेंसी क्रिएट करते हैं या वैकेंसी को डिसअपीयर होती है वैकेंसी, तो उसमें एटम्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो व्हेन राइटिंग डिफेक्ट इक्वेशंस द स्ट्रेटजी इन्वॉल्व is to always add or subtract atoms to or from the crystal via electrically neutral atoms। तो जब भी आप इक्वेशंस लिखें और अगर वैकेंसी जनरेट हो रही हैं या वैकेंसी डिसअपीयर हो रही हैं, तो उस सूरत में एटम्स को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो इक्वेशंस में आपने बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपने जो है उसमें मेंशन करना है। व्हेन आयनिक क्रिस्टल्स इज इन्वॉल्व then this requires that electrons are considered separately। तो अगर जैसे हम आगे भी जाके इसकी एग्जांपल देखेंगे, कोई मटेरियल है जैसे निकल ऑक्साइड है, और अगर हम कहते हैं निकल का एटम मिस हो गया, तो सिर्फ निकल का एटम या आयन मिस नहीं हुआ बल्कि इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन सेपरेटली, उसको भी आपने जो है वो कंसिडर करना है। तो फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ निकल ऑक्साइड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ निकल वैकेंसी और ऑक्सीजन वैकेंसी। अगर निकल ऑक्साइड है इसमें या निकल मिस हो सकता है या ऑक्सीजन मिस हो सकती है। अगर निकल मिस होगा तो निकल वैकेंसी बनेगी, ऑक्सीजन मिस होगा तो ऑक्सीजन वैकेंसी बनेगी। निकल वैकेंसी को वी एन आई से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ऑक्सीजन वैकेंसी को हमने वी नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इफ निकल ऑक्साइड इज कंसिडर्ड टू बी आयनिक देन द फॉर्मेशन ऑफ निकल वैकेंसी मींस दैट रिमूवल ऑफ ना सिर्फ निकल का एटम रिमूव होगा बल्कि दो और उसके साथ इलेक्ट्रॉन्स को भी जो है हम कंसिडर करेंगे। VNI means that removal of neutral nickel atom or nickel plus ion together with two electrons। तो ये टू इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हमने जो है वो इग्नोर नहीं करना बल्कि कंसिडर करना है अगर ये निकल की वैकेंसी क्रिएट होती है। सिमिलरली जो है अगर ऑक्सीजन की वैकेंसी क्रिएट होती है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन वैकेंसी, तो वी आल्सो नीड टू कंसिडर द टू इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन वैकेंसी के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। तो similarly on the only neutral atoms are added to interstitial positions। if the ions are considered to be present, then the necessary number of electrons must be added or subtracted as well। तो इसी तरह से हम इस बात को समराइज इस तरह से कर सकते हैं कि एक आयनिक क्रिस्टल में अगर हम एक आयन की वैकेंसी क्रिएट होती है, तो उस आयन के साथ हमें ना सिर्फ वो मेटल या नॉन मेटल कंसिडर करना है बल्कि उसके साथ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड हैं, जैसे निकल के केस में टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल आयन मिस होने का मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ से जो है वो मिस है। तो ये हमें ये भी चीज जो है वो कंसिडर करना है ये डिफेक्ट इक्वेशंस लिखते हुए। तो इक्वेशन फार्मूलिज्म रूल्स जो हैं वो कौन से हैं? द नंबर ऑफ मेटल atoms at या atomic sites must always be in correct proportion to the number of non-metal atom या atomic sites in the crystal। तो जितने नंबर ऑफ एन होने चाहिए मेटल साइट्स, उतने ही नंबर ऑफ नॉन मेटल साइट्स होने चाहिए। अगर एक आप मेटल और नॉन मेटल का कंपाउंड कंसिडर कर रहे हैं, जैसे मेटल को M से रिप्रेजेंट किया हुआ है और नॉन मेटल को X से रिप्रेजेंट किया हुआ है। The total number of atoms on one side of the equation must balance the total number of atoms on the other side of the equation। The crystal must be electrically neutral। तो ये चीजें जो है वो आपने ज़हन में रखनी है जब आप इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ निकल ऑक्साइड, निकल इज अ मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, देयर मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ मेटल और नॉन मेटल एटम एटॉमिक पोजीशन। जितनी मेटल की पोजीशंस आप होती हैं होनी चाहिए, उतनी ही नॉन मेटल्स की होनी चाहिए। तो देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन निकल एंड ऑक्सीजन। फॉर्मूले से ही आपको पता चल रहा है NiO, जितनी NiO की एटॉमिक साइड्स होनी चाहिए उतनी ही O की एटॉमिक साइड्स होनी चाहिए। इसी तरह से एक और कंपाउंड हम लेते हैं इन TiO2। TiA is a metal and O is a non-metal, so there must always be twice as many oxygen sites than that of Ti sites। तो जैसे फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की साइट्स जो है वो Ti की साइड से ट्वाइस होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है these are the things you need to consider when you write the defect equations। In general, for a compound MaXB, there must be an
A metal atomic sites for every B non-metal atomic site. This means that not only the total charge on the one side of the equation must be equal to total charge on the other side, but also the sum of charges on each side will be equal to 0. इसका क्या मतलब है कि जब आप atomic sites को बराबर करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो उसका जो वन साइड ऑफ टोटल चार्ज जो है वो दूसरी साइड पे जो टोटल चार्ज है उसके इक्वल होगा, और जो सम ऑफ चार्जेस ऑन ईच साइड है वो 0 के बराबर होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइड डिफेक्ट्स को हम देखते हैं कि एंटी साइड डिफेक्ट्स कैसे जो है वो फॉर्म होते हैं। तो आप दो एटम्स कंसिडर करें, एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है। इफ एटम ए ऑक्युपाइज, पहले एटम ए अपनी जगह पे मौजूद है और बी एटम अपनी जगह पे मौजूद है। अगर एटम ए जो है वो बी की जगह ऑक्युपाई करता है और बी एटम ए की जगह ऑक्युपाई करता है, तो हम कहते हैं कि बेसिकली एंटी साइड डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ है। तो एंटी साइड डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन एटम ए ऑक्युपाइज ऑन एटम बी साइड्स एंड एटम बी ऑक्युपाइज ऑन द एटम ए साइड्स। तो फॉर्मेशन ऑफ एंटी साइड डिफेक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो इसको फर्दर हम इक्वेशन से देख सकते हैं कि कैसे एंटी साइड डिफेक्ट्स क्रिएट होता है। तो वी अज्यूम दैट एटम ए इज इन इट्स नॉर्मल पोजीशन, ए पोजीशन पर है। इफ इट गोज टू इंटरस्टिशियल पोजीशन, अगर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जाता है तो ये ए आई से रिप्रेजेंट करेंगे। देन वैकेंसी एट ए साइट इज क्रिएटेड। तो ए साइट, अगर ए एटम जो है इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जाएगा तो ए की जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो ए का इंटरस्टिशियल जो है उसको हम ए आई से रिप्रेजेंट करेंगे और ए की वैकेंसी को हम जो है वो बी ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ए एटम जो है अगर किसी अपनी जगह से रिप्लेस हुआ है, अपनी जगह से मूव किया है, तो उसकी जगह वैकेंसी क्रिएट हो गई है, और उसके साथ साथ वो किसी जगह पे गया है तो उसकी जगह उसका इंटरस्टिशियल क्रिएट हो गया। सिमिलरली अगर ए इंटरस्टिशियल जो है वो बी एटम के साथ मिलता है, तो ए बी की जगह ऑक्युपाई कर लेगा और बी की जगह उसका इंटरस्टिशियल क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इनिशियली ए साइड पे था, ए अपनी जगह से हिला, ए की वैकेंसी क्रिएट हुई और उसके साथ उसका इंटरस्टिशियल बना, और अब ए इंटरस्टिशियल को बी की जगह अगर वो बी की जगह ऑक्युपाई करता है तो फिर बी किसी ऐसी पोजीशन पर चला जाएगा जो इंटरस्टिशियल साइड होगी, तो हम कह देंगे ए ने बी की पोजीशन पे ऑक्युपाई किया है। तो ये एंटी साइड डिफेक्ट है अगर ए बी की पोजीशन पे ऑक्युपाई करे। तो ये सारी जो है इस तरह से बी को देखा जा सकता है। अब ए की, अगर यहाँ पे ए की वैकेंसी जो है वो बची हुई है, और अगर ए की वैकेंसी पे बी जो है इंटरस्टिशियल, ये वाला बी इंटरस्टिशियल अगर ए की वैकेंसी पे चला जाता है, तो उस सूरत में हम कह सकते हैं बी ने ए की पोजीशन पे ऑक्युपाई कर ली है। तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनको हम अगर इकट्ठा करें तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहले ए की पोजीशन पे मौजूद था, बी की पोजीशन पे मौजूद था, अब ए ने बी की पोजीशन पे ऑक्युपाई कर ली है और बी ने ए की पोजीशन पे ऑक्युपाई कर ली है। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको हम एंटी साइड डिफेक्ट बोलते हैं। और एंटी साइड डिफेक्ट होने के लिए ये जरूरी है कि पहले, जैसे अगर ए ने बी की पोजीशन पे ऑक्युपाई करना है तो बी को पहले अपनी जगह से मूव करना पड़ेगा। तो ए पहले अपनी जगह से मूव करेगा, यहाँ पे ए की जगह वैकेंसी क्रिएट होगी, और जब ए अपनी जगह से मूव कर जाएगा तो किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर जाएगा। लेकिन जो ही बी मूव करेगा तो ए को वो बी वाली स्पेस मिल जाएगी और ए बी की जगह पे चला जाएगा और बी जो है वो इंटरस्टिशियल साइड्स पे चला जाएगा। तो अब ए की जगह चूंकि खाली थी तो बी दोबारा ए की जगह पे आ जाएगा। तो दूसरे लफ्जों में बी ने ए की पोजीशन पे ऑक्युपाई कर लिया और ए ने बी की पोजीशन पे ऑक्युपाई कर लिया। तो इस तरह का जो डिफेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी साइड डिफेक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स इन प्योर मटेरियल्स जो है, इसमें हम देख सकते हैं कि अगर सिलिकॉन के, ये मिसाल के तौर पर बात करते हैं, तो सिलिकॉन के एटम्स अपनी जगह पे मौजूद हैं सिलिकॉन वाली साइड्स पे, और अगर सिलिकॉन अपनी के एटम अपनी जगह से डिस्प्लेस होता है तो डेट मीन्स कि सिलिकॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी, और सिलिकॉन का जब एटम डिस्प्लेस होगा तो किसी इंटरस्टिशियल साइड पे जाएगा, तो वो सिलिकॉन का इंटरस्टिशियल आपने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसी तरह से इन आयरन एल्यूमिनियम अलाई एंटी साइड डिफेक्ट्स अकर दैट कंसिस्ट ऑफ आयरन एटम्स ऑन एल्यूमिनियम साइड्स एंड एल्यूमिनियम एटम ऑन आयरन साइड। तो एंटी साइड डिफेक्ट से मुराद ये है कि एक तरह के एटम दूसरी जगह तरह के एटम के ऊपर ऑक्युपाई करे। तो ये स्ट्रक्चरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर एक मोनोटॉनिक क्रिस्टल है तो उसमें वैकेंसीज और इंटरस्टिशियल इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, सब्स्टिट्यूशन इंप्योरिटी और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी एक्सट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट्स हैं, और इसको नेटिव यानी इनहेरेंट डिफेक्ट्स भी बोलते हैं जो उस मटेरियल का हिस्सा है। और इसी तरह से क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है, इसमें अगर आप एक कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में शॉर्ट की डिफेक्ट हो सकते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट्स हो सकते हैं, एंटीसाइड डिफेक्ट्स हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन और इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी हो सकती है। तो ये इंट्रिंसिक के लिए हैं और ये एक्सट्रिंसिक के लिए हैं, तो ये भी नेटिव डिफेक्ट्स के तौर पे आ सकते हैं। तो ये एक समरी है पॉइंट डिफेक्ट्स की जो कि आपको मेंशन की गई है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली जो है एंटीसाइड डिफेक्ट्स की फॉर्मेशन डिस्कस की है और साथ कुछ रूल्स डिस्कस किए हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड है डिफेक्ट्स की इक्वेशन लिखने के लिए।